नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हम लोग की डेमो क्लास नंबर 9 है। ठीक है, 9वीं डेमो क्लास है। इसके पहले हम लोग की 8 डेमो क्लासें हो चुकी हैं जो कि मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। आप लोग सभी डेमो क्लासेस को अच्छी तरीके से देखिए और नोट्स भी बनाइए। ठीक है, और ये हमारी 9वीं डेमो क्लास है और ये आज हमारी लास्ट डेमो क्लास है कैलकुलस की। ठीक है, ये आज हमारी लास्ट डेमो क्लास रहेगी कैलकुलस की। तो ये 9 डेमो क्लासेस मैंने आप लोग को दी हैं। काफ़ी सारी क्लासेस हो गई है ना, डेमो के लिए तो पर्याप्त होती हैं 9-10 क्लासें। तो आप लोग इन सभी डेमो क्लासेस को देखिए, समझिए, है ना, नोट्स बनाइए। और यदि आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं आसानी से, तो आप लोग यदि कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के लिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं इन दोनों सब्जेक्ट का, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट का पेड कोर्स अवेलेबल है। आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स में आप लोग को कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, आप लोग अच्छे से देखिए। और जब आप लोग पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने डेमो क्लास में पढ़ाया है, इसी तरीके से मैंने पेड कोर्स में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, इसी वजह से मैंने केवल 1-2 डेमो क्लासेस नहीं दी हैं। मैंने आप लोग को 9 डेमो क्लासेस दे दी हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, संतुष्ट हो जाइए। जब आप लोग को लगे कि हाँ ठीक है, अब हमें समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तब आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करिए। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने आप लोग को ये नंबर दे रखा है अपना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो, जब आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोग के पास जो फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि आप लोग के पास जैसे पेड कोर्स है ना, तो आप लोग जब भी फ्री होंगे क्लासेस के बाद, जैसे क्लासेस नहीं समझ में आ रही हैं आप लोग को अपने कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास पेड कोर्स रहेगा, तो आप लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं, है ना, अपना वहाँ पर मोबाइल निकालिए, अपना नोट्स बनाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे आप लोग के पास फ्री टाइम है, आप लोग फालतू में इधर उधर हंसी मजाक में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग उस टाइम पर पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप लोग रूम पर हैं या पीजी पर हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप पूरे सेमेस्टर यदि पढ़ाई करोगे तो एग्जाम टाइम पर आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा कि एग्जाम आ गए, अब क्या करें, है ना। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। एग्जाम टाइम भी आपको पता रहेगा, यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, क्या हमको पढ़ना है ना, किस तरीके की चीज़ें एग्जाम में आती हैं, आपको पूरा पैटर्न पता रहेगा। वो सारी चीज़ें आप पढ़ रखोगे पहले से ही, तो आप रिलैक्स होकर के एग्जाम में जब जाओगे तो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको वहाँ हड़बड़ाहट नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई आई हैं हमारी। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे यदि आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो यदि आप लोग को ठीक लगता है ना, बेनिफिशियल लग रहा है, समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग कैलकुलस के लिए और लीनियर अलजेब्रा के लिए 2 सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो इन दोनों सब्जेक्ट का पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज ये लास्ट डेमो क्लास है, इस डेमो क्लास को भी समझिए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। तो देखो, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स जो है, तो ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होता क्या है लिमिट के लिए। अभी हम लोगों ने लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखी है, वहां से हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। अब ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर जैसे वर्ड से ही आप लोग को पता चल रहा है कि सीक्वेंशियल लिखा है ना, तो सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग को एक मिलेगी। तो ये किस तरीके से काम करता है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको लिखवाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। देखिए, चलिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का, वो क्वेश्चन मेंशन किए देता हूँ पहले। ठीक है, 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरियन को। तो यहाँ पे लिखिए स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव द सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर द लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड
फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को स्टेट करिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए और फिर इसको प्रूफ करिए। तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि ये पूछा गया था आपका 2022-23 में। यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए, ये पूछा गया था डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, 2022-23 वाले सेशन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट क्या कहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये बनाया वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई और यहाँ पर बना लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास एक कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का मान लो ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है, यहाँ पर लिख लीजिए ये है एफ एक्स। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्लस्टर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्लस्टर पॉइंट है, यहाँ पर सी। ये सी क्या है? क्लस्टर पॉइंट। तो क्लस्टर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, क्लस्टर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट देखिए क्या होगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ पर इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट है सी पर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, सी पर फंक्शन की जो लिमिट है ना, फंक्शन की एफ एक्स की लिमिट कितनी है? एल है। ये चीज हमको गिवन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है कि फंक्शन की लिमिट सी पर एल है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए क्योंकि ये चीज आपके पास गिवन है। तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से समझेंगे। यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लीजिए। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है कि जब एक्स सी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है? एल की तरफ जा रहा है। इसी को हम लोग लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल। फंक्शन की लिमिट एल है एक्स टेंडिंग टू सी पर। तो ये डायग्राम मैंने बनाया। अब देखो हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले एक डोमेन सेट बनाए दे रहा हूँ कि डोमेन कहाँ पर मिलेगा? एक्स एक्स एक्सिस पर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मान लीजिए ये हमारा डोमेन सेट है। मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए सेट है, डोमेन सेट है हमारा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर फंक्शन की लिमिट कितनी है? एल है। ये हमको समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है, यानी कि सीक्वेंस कहाँ से आ रही है। तो देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक्स टेंडिंग टू सी, यानी कि हम लोग सी की तरफ आ रहे हैं। तो आप सी की तरफ लेफ्ट साइड से भी आ सकते हो और सी की तरफ आप राइट साइड से भी आ सकते हो। दोनों साइड से आ सकते हो, जिधर से आपका मन करे उधर से आ जाइए। तो जब आप सी की तरफ, जैसे मान लो हम लोग लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे डोमेन में, ना डोमेन में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया x1, हम सी की तरफ आ रहे हैं। तो फिर सी की तरफ और आएंगे तो हमको एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x2। सी की और पास आए तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा x3। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम सी के पास आते जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, सी के एकदम बहुत पास पहुंच गए, यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल गया xn। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस है। यानी कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सीक्वेंस हमको क्या मिली? xn सीक्वेंस हमको मिल गई यहाँ पर x1 x2 x3 x4, इस टाइप से ये हमको एक सीक्वेंस मिल गई।
ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस किधर की तरफ टेंड कर रही है, तो ये सीक्वेंस सी की तरफ टेंड कर रही है। तो वही चीज है कि हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, है ना, एक्शन सीक्वेंस होगी। ये सीक्वेंस कहाँ मिलेगी, सेट ए में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ सीक्वेंस एक्शन इन ए, और ये जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस एक्शन इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। सीक्वेंस एक्शन जो है सी के इक्वल नहीं होगी, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने जैसे यहाँ पर सी है तो सी टर्म की ही एक कांस्टेंट सीक्वेंस बना ली, ऐसी सीक्वेंस बना ली, ऐसा नहीं है। इस सीक्वेंस के अलावा आपको एक एक्शन ढूंढना है, सी के अलावा एक सीक्वेंस ढूंढना है। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि सी 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 ये कांस्टेंट टर्म की सीक्वेंस है और ये सी पर ही कन्वर्ज कर रही है, तो हम इसको ले लें, ऐसा नहीं है। सी के अलावा आपको एक सीक्वेंस एक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगी एक्शन, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्शन है ये हमारी कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, ये सी पर कन्वर्ज करना चाहिए। एक ऐसी सीक्वेंस आपको ढूंढना है। तो यदि ऐसा हो जाता है कि डोमेन में एक एक्शन सीक्वेंस मिल जाए, सी के अलावा एक सीक्वेंस मिल जाए, जो कि हमको यहाँ पर मिल गई है एक्शन सीक्वेंस इस टाइप की, एक सीक्वेंस मिल जाएगी, लेकिन ये सी की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो ये जो सीक्वेंस मिली है सी की तरफ ही हमें कन्वर्ज कर रही है एक्शन सीक्वेंस। तब यहाँ पर आप लिखेंगे देन हमको हमारे पास जो एफ एक्शन सीक्वेंस होगी, एफ एक्शन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एफ एक्शन कहाँ पर मिलेगी। एफ एक्शन सीक्वेंस ये हमारी एल पर कन्वर्ज करती है। कहाँ पर कन्वर्ज करती है, एल पर कन्वर्ज करती है। लेकिन ये एल पर कन्वर्ज करेगी, लेकिन इसके लिए हमको गिवन होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एल है। जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है तब फंक्शन की लिमिट यदि एल है, तब हम लोग इस कंडीशन को बता सकते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मतलब एक हमें सीक्वेंस मिलेगी सी के अलावा जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी। यदि ये एक्शन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है तो एफ एक्शन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करेगी। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग लेफ्ट साइड से सी की तरफ आ रहे हैं, तो हमको कुछ पॉइंट मिले x1 x2 x3 इस टाइप के कुछ पॉइंट मिल गए, है ना। तो यही एक सीक्वेंस हमको एक्शन मिल गई जो कि सी की तरफ जा रही है। अब एफ एक्शन सीक्वेंस कहां पर मिलेगी और वो एल की तरफ कैसे कन्वर्ज करेगी, तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि फंक्शन आप लोग देख ही रहे हैं, x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं x1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये हमको x1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी एफ x1। ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन की वैल्यू x1 पर बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमको जो x2 पॉइंट मिला है इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर देखिएगा आप लोग, हमको यहां पर मिलेगी फंक्शन की वैल्यू x2 पर एफ x2। ठीक है। फिर इसी तरीके से x3 पर यदि हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखें तो कहां पर मिलेगी, तो यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर हमको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी x3 पर एफ x3। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप सी की तरफ जाएंगे x1 x2 x3 एक्शन, तो जब हम लोग एक्शन पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो एक्शन पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्शन। तो इसको भी यहां पर बना लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इधर सी की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर एल की तरफ जा रहे हैं। तो एक्शन पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं एफ एक्शन मिल गई। ठीक है, यहाँ पर। तो यही चीज मुझको आपको बताना था कि जैसे जैसे हम लोग सी की तरफ इधर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग इधर पर एक सीक्वेंस हमको मिल रही है जो कि किधर की तरफ जा रही है, एल की तरफ जा रही है ना। और ये सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री, यानी कि एफ एक्सन बोल रहे हैं। तो एफ एक्सन सीक्वेंस एल की तरफ जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यदि एक्सन सीक्वेंस सी की तरफ जा रही है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया अभी, है ना, आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो हमको सीक्वेंस मिली है x1 x2 x3, ये सी की तरफ जा रही है, जा रही है सी की तरफ। तो वही यहाँ पर मैंने बताया कि एक्शन सीक्वेंस यदि सी की तरफ जा रही है तो एफ एक्शन सीक्वेंस किधर की तरफ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। ठीक है, एफ एक्शन सीक्वेंस एल की तरफ जाएगी।
इसी तरीके से जैसे हम लोग लेफ्ट साइड से लेकर के चले हैं, आप राइट साइड से भी आ सकते हैं, है ना? राइट साइड से भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया, है ना? राइट साइड से यदि आप सी की तरफ आ रहे हैं, इधर से सी की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे x1, फिर और आगे आएँगे x2, फिर और आगे आएँगे x3, फिर जितना आप इधर पास आते जाएँगे xn। तो जैसे-जैसे आप C के पास आएँगे वैसे-वैसे आप L की तरफ जाएँगे। इसको भी देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। x1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी? तो आप इसको बताएँगे यहाँ पर। ये ऐसे यहाँ पर x1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? fx1 मिल गई। इसी तरीके से x2 पर देखेंगे। इसी तरीके से x2 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। fx2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? fx2, है ना? यहाँ पर लिख लेंगे x2 पर फंक्शन की वैल्यू मिल गई fx2। फिर इसी तरीके से जैसे-जैसे आप C की तरफ आएँगे राइट साइड से, xn पर फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए। xn पर C के बिल्कुल पास आ गए ना हम लोग यहाँ पर? तो xn पर फंक्शन की वैल्यू देखिए। xn पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी fxn, ठीक है? तो यहाँ पर fx1, fx2, fx3 इस तरीके से आप किधर की तरफ आ रहे हैं? fxn। जैसे-जैसे आप राइट साइड से C की तरफ आ रहे हैं, उसी तरीके से ऊपर से आप यहाँ पर L की तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? fx1, fx2, fxn डॉट 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 fxn, यानी कि fxn सीक्वेंस किधर की तरफ आ रही है? L की तरफ आ रही है। तो ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जैसे आपको गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू l, यानी कि फंक्शन की लिमिट l है x टेंडिंग टू c पर, यदि आपको ये गिवन है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ये कहता है कि यदि हमको एक सीक्वेंस मिल जाती है ना? डोमेन सेट में एक सीक्वेंस मिल जाती है, लेकिन सी के अलावा एक सीक्वेंस लेना है। ऐसा नहीं कि ये जो क्लस्टर पॉइंट है इसी की आपने एक सीक्वेंस बना ली कांस्टेंट टर्म की और कह दिया कि ये सी पर कन्वर्ज कर रही है, ऐसा नहीं। इसके अलावा आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ठीक है? सी के अलावा, जो कि कहाँ कन्वर्ज कर रही होगी? सी पर कन्वर्ज कर रही होगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि x1, x2, x3 जो सीक्वेंस हमको मिली है, ये सीक्वेंस हमारी सी पर ही कन्वर्ज कर रही है, सी की तरफ आ रही है, चाहे लेफ्ट साइड से ले लो या राइट साइड से ले लो। तो एक सीक्वेंस यदि ऐसी मिल जाती है तो हम लोग कहते हैं कि एफ एक्सन एल की तरफ कन्वर्ज करेगी। जो एफ एक्सन वाली सीक्वेंस है वो एल की तरफ कन्वर्ज करती है, ठीक है? तो चाहे आप इसी चीज को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखा दो, हम लोग अभी तक इसी लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखाते थे, तो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी इसी चीज को दिखा सकते हो, या आप इसी चीज को सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से दिखा दो। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बस इतना ही है ना, कि हमको एक सीक्वेंस डोमेन सेट में मिलती है, सी के अलावा, क्लस्टर पॉइंट के अलावा डोमेन सेट में एक सीक्वेंस मिलेगी जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी, और यदि ये सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है तो फिर एफ एक्शन कहाँ कन्वर्ज करती है? एल पर कन्वर्ज करती है। ये ऐसा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है, ठीक है? तो बस इतना ही है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा-सा हटा देते हैं और मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। इस पर कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कि आपको यहाँ पर सीक्वेंस मिलती है डोमेन सेट में, लेकिन क्लस्टर पॉइंट के अलावा एक सीक्वेंस हमको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? क्लस्टर पॉइंट के अलावा एक सीक्वेंस सेक्शन मिलेगी जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर एफ एक्शन सीक्वेंस हमारी एल पर कन्वर्ज करती है। चाहे आप लेफ्ट से आइए या आप लोग राइट से सी की तरफ आइए। तो आई होप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बस इतनी ही कंडीशन है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की कि एक्शन मिलेगी, सी के अलावा एक दूसरी सीक्वेंस मिलेगी, और एक्शन जो होगी वो सी पर कन्वर्ज करेगी, तो एफ एक्शन कहाँ कन्वर्ज करती है? एल पर कन्वर्ज करती है। जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शन कहाँ पर मिल रही है, एफ एक्शन कहाँ पर मिलती है। तो वो मैंने डायग्राम से इसी वजह से आपको समझा दिया है ना, कि एक्शन कहाँ पर मिलेगी? डोमेन सेट में मिलेगी, और एफ एक्शन कहाँ पर मिलती है? इधर साइड जिधर एल मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर एल मिला था ना आपको लिमिट, तो यहाँ पर आपको एफ एक्शन सीक्वेंस मिलती है। चलिए इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं अब। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट
ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग किसका लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन का। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है वही चीज यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर लिखिए लेट एफ, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ए है और कोडोमेन है आर, एंड लेट सी बिलोंग्स टू सी बी ए क्लस्टर पॉइंट। सी हमारे पास क्या है, क्लस्टर पॉइंट है, सी बी ए क्लस्टर पॉइंट। सी हमारे पास एक क्लस्टर पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। देन हम लोग क्या कहेंगे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि हमारे पास गिवन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, है ना, सी पर फंक्शन की जो लिमिट है वो एल है। तो यदि फंक्शन सी पर फंक्शन की लिमिट एल है, तो दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि फॉर एवरी सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्स एन, और ये सीक्वेंस कहाँ की होगी, सेट ए में मिलेगी, इन ए दैट कन्वर्जेस टू सी, है ना, जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी, दैट कन्वर्जेस टू सी सच दैट, सच दैट जो ये एक्शन सीक्वेंस है ये सी के इक्वल नहीं है, सी के अलावा कोई एक सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए हम लोग कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो जो एफ एक्शन सीक्वेंस होगी, द सीक्वेंस एफ एक्शन कन्वर्जेस टू एल, है ना, ये एफ एक्शन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, एल पर कन्वर्ज करेगी। ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, है ना, यानी कि यदि सी पर फंक्शन की लिमिट एल है तो हमको एक सीक्वेंस मिलेगी जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी, है ना, एक्शन मिलेगी जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही होगी, तो एफ एक्शन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एक्शन सीक्वेंस कैसे मिलती है वो भी मैंने आपको बताया, और एफ एफ एक्शन सीक्वेंस कहाँ पर मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डायग्राम में। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि यदि हम इस स्टेटमेंट को लेकर के चलें, है ना, गिवन मान करके चलें, तो सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पार्ट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि यदि हम दूसरे स्टेटमेंट को गिवन मान करके चले, इस स्टेटमेंट को गिवन मान करके चले, तो पहले वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट में ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, फॉरवर्ड पार्ट और कन्वर्स पार्ट। यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ। प्रूफ, तो प्रूफ हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड पार्ट का। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉरवर्ड पार्ट की। फॉरवर्ड पार्ट, तो फॉरवर्ड पार्ट में आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 से हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट 2 की तरफ। ठीक है,
ये है फॉरवर्ड पार्ट आपका। यदि स्टेटमेंट 1 को गिवन मान करके चलेंगे और स्टेटमेंट 2 को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए फॉरवर्ड पार्ट में एज्यूम दैट, स्टेटमेंट 1 को एज्यूम कर लीजिए, यानी कि गिवन मान लीजिए। एज्यूम दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी कि सी पर फंक्शन की लिमिट कितनी है, एल है। ये हमारे पास गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है सेकेंड स्टेटमेंट को। तो ये तो हमारे पास गिवन है ही, और हमारे पास क्या गिवन है, तो यहाँ पर कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस एक्शन होगी ए में जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही है ना। एक ऐसी सीक्वेंस होगी हमारे पास, तो ये भी यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। एंड लेट, हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्सन, ये सीक्वेंस कहाँ की होगी, सेट ए की होगी। दैट कन्वर्जेज, दैट कन्वर्जेज टू सी, है ना, ये सी पर कन्वर्ज कर रही है। और ये भी गिवन है कि ये जो सीक्वेंस है ये सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस एफ एक्सन होगी वो एल पर कन्वर्ज करेगी, है ना। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 में हमको ये प्रूफ करना है कि एफ एक्सन एल पर कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर लिखिए टू प्रूव, टू प्रूव द सीक्वेंस एफ एक्सन कन्वर्जेज टू एल, है ना, ये सीक्वेंस हमारी एल पर कन्वर्ज करेगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है। तो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में सीक्वेंस चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस भी देखी थी। तो सीक्वेंस जैसे कोई एक्शन सीक्वेंस है वो हमारी एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, तो इसके लिए हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। देखो, जैसे कोई सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज कर रही थी, तो हमने पढ़ा था कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, greater than 0 there exists a natural number k such that, कि f, यहाँ पर ऐसा लिखिए एक्शन सीक्वेंस थी, एक्शन सीक्वेंस माइनस एल पर कन्वर्ज कर रही थी, तो इसका मॉड हमारा लेस देन एप्सिलॉन होता था फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल के। ये डेफिनेशन आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी। यदि सीक्वेंस हमारी एल पर कन्वर्ज कर रही है, इसी तरीके से यहाँ पर एफ एक्शन सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ट कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यदि हमको ये दिखाना है कि एफ एक्शन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दैट इज वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, हमको एक नेचुरल नंबर के मिलेगा, सच दैट, सच दैट हम क्या कह पाएंगे कि एफ एक्स एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल, एन इज ग्रेटर इक्वल के। ये हमको दिखाना होगा, है ना। तो आप कहो कि यस सर ये चीज हमको दिखाना पड़ेगा यदि हमें ये दिखाना है कि एफ एक्शन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है। चलिए इस चीज को दिखा देते हैं, तो हमारा फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। हम्म, ये है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास गिवन है सिंस
हमारे पास क्या गिवन है, तो आप कहो कि लिमिट x टेंडिंग टू c f इजिकल टू l, ये हमको गिवन है। तो यदि ये गिवन है तो इसके लिए हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो कहोगे कि यस सर, यदि फंक्शन की लिमिट l है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन हमको एक डेल्टा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप कहो कि बिल्कुल कह सकते हैं। यदि हमको ये कंडीशन गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एल है सी पर, तो हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एल गिवन है। ठीक है, लेकिन हमको शो क्या करना है? तो यहाँ पर देखो, हमको शो करना है एफ एक्सन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये वाली होगी, तो ये कंडीशन कैसे आएगी? ठीक है, तो इस कंडीशन को लाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हम लोग यूज करेंगे, देखो हमको गिवन है कि एक्सन जो सीक्वेंस है ना, एक्सन दैट कन्वर्जेस टू सी, है ना, यानी कि एक्सन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है, इस डेफिनेशन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है, किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वाली। यदि एक्सन सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसके लिए क्या डेफिनेशन यूज करते हैं, आप मुझे बताइए। तो आप कहोगे कि सर इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि एक्सन सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो एक्सन माइनस सी का मॉड लेस देन, आप एप्सिलॉन कहिए या डेल्टा कहिए, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर डेल्टा कर लीजिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आपको बिल्कुल कह सकते हैं, तो डेफिनेशन ही है ना। जैसे इस डेफिनेशन को लिखा वैसे इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्शन सी पर कन्वर्ज कर रही है। तो यही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि हमको गिवन है कि एक्शन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो मैं यहाँ पर एक्शन सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंस डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ। देखिए, क्योंकि हमको ये वाली कंडीशन लाना है, तो ये कंडीशन कहाँ से आएगी? यहाँ पर लिखिए, सिंस, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्शन, जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी लिमिट कितनी है? सी है, यानी कि एक्शन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है, एक्शन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन कन्वर्जेंस की क्या कहती है? तो यहां पर आप कहोगे कि फॉर, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन कह लीजिए, एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, कोई एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डेल्टा लिख लिया। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी हैव, ऐसे लिखिए, फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि एक्सन माइनस सी, एक्सन माइनस सी, इसका मॉड क्या हो जाएगा? लेस देन डेल्टा हो जाएगा फॉर ऑल, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे n इज ग्रेटर इक्वल के। ये डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन देखो आ गई, जो कंडीशन हमें प्रूफ करना था, तो ये हम लोग ले आए, है ना। अब हमको क्या दिखाना है? तो आप कहोगे कि सर हमको यहाँ पर दिखाना है एफ एक्सन माइनस एल का मॉड लेस होगा एप्सिलॉन से
फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल k। तो ये कैसे आएगा? तो देखो अब इसको कंबाइन करना है दो डेफिनेशन को, यहां से समझिए कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप यहां से ये समझिए कि ये डेफिनेशन तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। आप कहो कि यस सर ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एक्शन सी पर कन्वर्ज कर रही है ना। तो यदि ये डेफिनेशन या ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम यहां से कह सकते हैं कि देखो एक्स एन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है, और यहां पर क्या है, एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है ना। यहां पर एक्स की जगह पर क्या है, एक्सन है केवल। यदि मैं यहाँ पर एक्शन रख देता हूं तो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल के, क्योंकि ये कंडीशन बन जाएगी पूरी यदि मैं एक्स की जगह पर एक्शन रख देता हूं तो। आप कहोगे कि यस सर। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है और मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्शन रिप्लेस कर देता हूं तो ये पूरी कंडीशन हो जाएगी। तो मैं केवल एक जगह पर तो नहीं रिप्लेस कर सकता हूं, ये पूरा स्टेटमेंट ही हमको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर एक्शन करना पड़ेगा। भाई यही तो आप लोग करते थे जब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को प्रूव करते थे। तो कैसे करते थे? आप ऐसे ही तो प्रूव करते थे, इसको लेकर के चलते थे और इसको प्रूव कर देते थे, है ना। तो जब यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक्स की जगह पर एक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर एक्शन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप कहो कि यस सर बात समझ में आ गई हमारी। और जैसे ही यहाँ पर एक्शन आ जाएगा तो इसके लिए तो हमने पढ़ ही रखा है कि एक्शन माइनस सी लेस देन डेल्टा है, तो ये कंडीशन इसके लिए ट्रू है और यही हमको लाना था। ठीक है, तो ये यही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लिखवा के, समझिएगा। यहाँ पर लिखिए सिंस एक्सन माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है, ठीक है, फॉर ऑल एन इज, ये इंप्लाई करके लिख लीजिए, एक्सन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल के के लिए। तो हमने एक्स की जगह पर एक्शन कर दिया है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सो, हम लोग लिखेंगे एफ एक्शन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्शन आ जाएगा, एफ एक्शन माइनस एल का मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर लिख लीजिए दिस shows that this shows that कि f एक्शन sequence converges to l। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई है ये वाली, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं n इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल के लिए। ठीक है, अब कहोगे कि ठीक है सर, और यही चीज तो हमको प्रूव करना था, ये चीज प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ एक्सन सीक्वेंस की लिमिट एल है, ये देखो, यही चीज हमको यहाँ पर प्रूव करना था, ये वाली एफ एक्सन सीक्वेंस की लिमिट एल है, क्योंकि इसके मॉड को हमने लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया। एफ एक्सन माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया इस कंडीशन के लिए। इसका मतलब है कि सीक्वेंस की लिमिट एल हो गई। ठीक है, तो आप कहो कि ठीक है सर, तो ये वाला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, फॉरवर्ड पार्ट, क्योंकि यही हमको प्रूफ करना था। अब हम इसके कन्वर्स पार्ट पर आते हैं। तो कन्वर्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टेटमेंट टू को गिवन मान करके चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट टू को हम लोग क्या मान करके चलेंगे? गिवन मान करके चलेंगे, और स्टेटमेंट वन को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ कर देंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए यहां पर लिख लीजिए कन्वर्सली। कन्वर्सली या कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कन्वर्स पार्ट में हम लोग स्टेटमेंट टू से कहाँ आएंगे? वन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू पर हमारे पास क्या था? तो यहाँ पर लिख लीजिए एज्यूम दैट, यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी सीक्वेंस, इसको हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं स्टेटमेंट टू को, एवरी सीक्वेंस एक्सन, यदि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है एक्सन
इन ए दैट कन्वर्जेस टू सी, जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही है एक्शन सीक्वेंस, कन्वर्जेस टू सी सच दैट कि एक्शन जो है वो सी के इक्वल नहीं है, सी के अलावा कोई एक दूसरी सीक्वेंस हमको लेना है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए। यदि ऐसा हो जाता है कि एक्शन सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रही है, द सीक्वेंस कौन सी, एफ एक्शन, ये जो एफ एक्शन सीक्वेंस मिलती है ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो आप लिखेंगे कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्जेस टू एल। इसको हम लोग ट्रू मान करके चल रहे हैं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट टू से वन की तरफ जा रहे हैं, तो टू को हम लोग ट्रू मान करके चलेंगे और वन को प्रूव करेंगे, है ना। स्टेटमेंट टू को गिवन मान करके चलेंगे, एज्यूम करके चल रहे हैं, यानी गिवन मान करके चल रहे हैं हम लोग, ये गिवन है स्टेटमेंट। चलिए, ये गिवन है, वन हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिए टू शो, स्टेटमेंट वन हमको प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट वन क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे हमको इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, हम लोग लेकर के चलेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एल, हम लोग इस स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे, है ना। यानी कि प्रूफ तो करना है कि फंक्शन की लिमिट एल है, लेकिन हम लोग ये लेकर के चलेंगे, और ये लेकर के चलेंगे मतलब उल्टा लेकर के चलेंगे तो आगे हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेडिक्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रेडिक्शन मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, यानी कि हमने ये जो सपोज किया है ये चीज ये गलत है। यदि ये गलत है तो फिर सही क्या होगा, फिर सही ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एल, ये हम लोग लेट कर लिए। तो अब एक चीज ये समझना कि यदि फंक्शन की लिमिट एल है ना, तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आप कहो कि सर यदि एल है तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, हम हर एप्सिलॉन के लिए कहते थे ग्रेटर देन जीरो, हमको एक डेल्टा जरूर मिल जाएगा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट हम ये कहते थे कि एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, ये कहते थे। आप कहोगे यस सर। अब यदि हमारे पास ये कंडीशन है ना कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, तो फिर हम लोग ये कहते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, फिर ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है ना। यदि लिमिट एल है तब तो ठीक है, यदि लिमिट एल नहीं है तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, तो आप लिखेंगे फॉर सम एप्सिलॉन, यहाँ पर सम वर्ड आ जाता है ना, एप्सिलॉन कह लीजिए, एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए, यानी कि हमको कोई ना कोई एप्सिलॉन के लिए आप कोई भी डेल्टा ले लीजिए, है ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, यानी कि कोई ना कोई एप्सिलॉन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी। यानी कि हम ले करके तो चलेंगे इसको एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या मिलेगा, यदि ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो क्या मिलेगा, तो आप कहो कि सर यदि ये कंडीशन फेल हो जा रही है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन नहीं है। तो लेस देन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि लिमिट फंक्शन की एल नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है। तो बस यही चीज मुझको समझाना था, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब इस डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया ना कि मैं ये डेफिनेशन कैसे लिख रहा हूँ।
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि x टेंडिंग टू c पर यानी कि क्लस्टर पॉइंट पर यदि फंक्शन की लिमिट l नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी क्या डेफिनेशन आपको बताया, हम लोग लिख सकते हैं फॉर सम एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0। कोई ना कोई एक एप्सिलॉन जरूर हमको ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ये कंडीशन फेल कर जाएगी। तो मैंने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है कि मतलब कोई एक एप्सिलॉन हमको जरूर मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही लिख रहे हैं फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा आप कोई भी ले लीजिए पॉजिटिव नंबर। तो हम ये कहेंगे कि हमको डोमेन में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो मिलते ही हैं, है ना, x1 x2 x3 ये सभी। वही कह रहा हूँ कि डोमेन में हमको जरूर कोई ना कोई एक एलिमेंट x मिलेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x एंड ये ऐसा लिखिए सच दैट आप यहाँ से कह पाएंगे कि यदि हम लोग लेकर के चल रहे हैं x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से आप दिखाएंगे कि वी हैव एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू एल है। तो क्या होगा, मैंने अभी बताया ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम लोग ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, ये कंडीशन यदि हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, आप कहोगे कि यस। मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर एनी डेल्टा, आप कोई भी डेल्टा ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर डेल्टा अलग अलग लेकर के आपको दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि फॉर डेल्टा मैंने ले लिया है डेल्टा इजकल टू 1 1 ले लिया मैंने डेल्टा। तो क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन तो ट्रू है ना एनी डेल्टा के लिए। तो डेल्टा इजकल टू 1 ले लिया तो क्या कंडीशन बनेगी, तो आप कहोगे हम लोग लिख सकते हैं फॉर डेल्टा इजकल टू 1 हम लोग लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x1, हमको कोई एक पॉइंट मिलेगा सेट ए में x1 सच दैट हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कि सर हम यहाँ पर कहेंगे कि x1 माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, डेल्टा हमने 1 लिया है तो 1 हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि x की जगह पर x1 एफ x1 माइनस एल का मॉड ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, आप कहोगे यस सर। इसी तरीके से कोई डेल्टा दूसरा डेल्टा हम लोग चूज करते हैं, जैसे मैंने ले लिया डेल्टा फॉर डेल्टा इजकल टू 1/2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 1/2 ले लिया तो इसके लिए भी हमें कोई डोमेन में एक पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट। क्योंकि देखो ये क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है। तो इसी कंडीशन के आधार पर मैं लिखता चला जा रहा हूँ, है ना कोई पॉइंट मिलेगा। तो 1/2 लिया है तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि x2 हमको एक पॉइंट मिलेगा ए में, कि हम लोग इसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं सच दैट कि x2 माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन 1/2 होगा। वी हैव, इसके लिए हम लोग कह पाएंगे कि एफ x2 माइनस एल का जो मॉड है वो हमारा ग्रेटर इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट से। कह सकते हैं नहीं कह सकते, आप कहोगे यस सर कह सकते हैं। इसी तरीके से 1 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, है ना। मैं इसी तरीके से डेल्टा की वैल्यू लेता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फॉर मैंने डेल्टा ले लिया, डेल्टा इजकल टू 1/n। ठीक है, तो 1/n के लिए भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको एक पॉइंट मिलेगा देयर एग्जिस्ट xn बिलोंगिंग टू सेट ए सच दैट इसके लिए हम क्या कंडीशन लिख पाएंगे, तो आप कहोगे इसके लिए लिख पाएंगे xn माइनस सी का मॉड लेस देन 1/n हो जाएगा। वी हैव यहाँ पर आप कहेंगे कि एफ xn माइनस एल का जो मॉड है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। तो देखो कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया कि नहीं आ गया, आप कहोगे कि सर कहाँ आ गया कॉन्ट्रेडिक्शन। तो देखो यहाँ पर देखो इस कंडीशन को देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एन को इनफाइनाइट की तरफ लेते जाओगे, है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि
सीक्वेंस की लिमिट क्या है? सीक्वेंस की लिमिट है सी। सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। भाई मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्सएन जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है? सी की तरफ कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन आई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना, एफ एक्सएन जो है वो एल पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। यदि कन्वर्ज कर रही होती, है ना, लिमिट एल की इक्वल होता, तो यहां पर जो ये साइन आया है वो क्या आता? तो आप कहोगे कि सर यहां पर लेस देन आता। भी तो यदि लेस देन आएगा तभी तो हम कहेंगे कि एफ एक्सएन की लिमिट एल है। यदि लेस देन नहीं आया है तो इसका मतलब है कि ये लिमिट एल के इक्वल नहीं है या एल पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो आप कहोगे सर कॉन्ट्रेडिक्शन कहाँ मिला? तो देखो ये हमें कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट टू को तो हमने ट्रू मान करके चला था ना, यहाँ पर देख लो स्टेटमेंट टू को, कहाँ है कन्वर्सली, ये मैंने कहा था कि इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मान करके चल रहे हैं, ये हम लोग को गिवन है ना। तो ये गिवन था, तो ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि एक्शन जो सीक्वेंस है वो सी पर कन्वर्ज करेगी, तो वो तो हमको भी मिल गया कि एक्शन सी पर कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी हम लोग लेकर के चले थे कि एफ एक्शन एल पर कन्वर्ज करेगी, लेकिन जो हमने दिखाया है वहां पर एफ एक्शन एल पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। समझ रहे हो? हम लोग लेकर के चले हैं कि एफ एक्शन एल पर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन हमें क्या मिला कि कन्वर्ज नहीं कर रही। इसका मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन मिल गया। तो कॉन्ट्रेडिक्शन कब मिला? कॉन्ट्रेडिक्शन तब मिला जब हम लोग इस कंडीशन को लेकर के चले थे, तब कॉन्ट्रेडिक्शन मिल गया। यानी कि हम लोग लेकर के चले थे कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, ये एज्यूम करके चले थे, तो ये गलत एज्यूम किए थे, यानी कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यदि ये गलत है तो फिर सही क्या है? फिर ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको समझ में आ गया ना कि किस चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है, बस यही समझना था। हम्म, चलिए यहाँ पर अब आप लोग लिखिए कि हमको क्या मिल गया, कॉन्ट्रेडिक्शन मिल गया। यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि एज n tending to infinite, n tending to infinite, we have limit n tending to infinite एक्शन जो सीक्वेंस है वो तो सी पर कन्वर्ज कर रही है ना, ये तो डेफिनेशन होती है। लेकिन बट जो एफ एक्शन सीक्वेंस की लिमिट है वो एल नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो एफ एक्शन है इज नॉट इक्वल टू एल, है ना। और यही हमारी स्टेटमेंट टू को कॉन्ट्रेडिक्ट कर गई। यहाँ पर लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रेडिक्ट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स स्टेटमेंट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। यदि हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे यहाँ से, हम लोग लेकर के क्या चले थे? लिमिट एल नहीं है, तो वो गलत हो गई। तो सही क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए हेंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या हो गई? आप कहोगे कि एल होगी, ये सही होगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये है हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी आप लोग लिमिट प्रूव कर सकते हैं, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी लिमिट प्रूव कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके रखेंगे। चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गई है बात सीक्वेंशियल क्राइटेरियन के लिए, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि फंक्शन की लिमिट एल है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कहीं पर हमको ये प्रूफ करना है कि इफ हमको ये प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर जो फंक्शन की लिमिट है वो एल नहीं है। ठीक है,
या हमको ये प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हमको यदि प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, या हमको ये प्रूव करना है कि सी पर फंक्शन की लिमिट मिल ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर लिखिए डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्राइटेरियन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डाइवर्जेंस क्राइटेरियन भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन आप कब यूज करोगे? जब हमें दो चीजें प्रूफ करनी होंगी, या तो हमको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, या हमको ये प्रूफ करना होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डाइवर्जेंस क्राइटेरिया बताता हूँ कि डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में हमको क्या करना होगा। यहाँ पे लिखिए डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। ठीक है, चलिए डाइवर्जेंस क्राइटेरियन को लिख लीजिए कि लेट एक ए हमारा सबसेट है रियल नंबर का, सबसेट ऑफ आर, और फंक्शन है हमारे पास एफ फ्रॉम ए टू आर, ए जिसका डोमेन है। ठीक है, एंड सी बी ए क्लस्टर पॉइंट, सी हमारे पास क्या है? एक क्लस्टर पॉइंट है सेट ए का, क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो हमको डाइवर्जेंस क्राइटेरिया दिखाना है, तो हमने दो स्टेटमेंट यूज किए हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि यदि हमको ये दिखाना है कि लेट एल बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, और हमको ये दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर जो फंक्शन की लिमिट है वो एल नहीं है, ये हमको शो करना है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे? तो आप कहोगे कि यदि ये शो करना है तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, हमको एक सीक्वेंस मिल रही है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन, और ये सीक्वेंस कहाँ पर मिल रही है? ए पर मिल रही है, यानी डोमेन में एक सीक्वेंस एक्शन हमें जरूर मिलेगी, लेकिन ये सीक्वेंस हमारी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्शन इज नॉट इक्वल टू सी, एंड इसके लिए कंडीशन ये है, एक्शन जो सीक्वेंस होगी वो सी पर कन्वर्ज कर रही होगी। ठीक है, बट आपको ये शो कर देना है कि जो एफ एक्शन सीक्वेंस है, बट द सीक्वेंस एफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज टू एल। ठीक है, जो एफ एक्शन सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज नहीं करेगी, ये हमको शो करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? हमको क्या शो करना है? यदि हमको ये शो करना है कि फंक्शन की लिमिट सी पर एल नहीं है, तो हमको ये शो करना पड़ेगा कि सीक्वेंस तो हमको मिलेगी जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एफ एक्शन वाली जो सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना? ये जो मैंने नोटेशन यूज किया है, इसका मतलब होता है एक्शन कन्वर्जेस टू सी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्शन कन्वर्जेस टू सी, और जिसको इस सिंबल से समझ में आ रहा है तो ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि यदि हमको ये प्रूफ करना है कि एफ हैज नो लिमिट, है ना, यानी कि इसकी लिमिट ही नहीं मिल रही है, नो लिमिट एट सी, तो हम लोग क्या दिखाते हैं? तो इसके लिए भी आप लोग लिखिए, इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन, ये सीक्वेंस आपको मिलेगी कहाँ पर? इन ए सेट में, डोमेन सेट में। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस हमारी सी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, एंड एक्शन
कन्वर्जेस टू सी, एक्शन तो सी पर कन्वर्ज करेगी, बट आपको ये दिखाना होगा कि द सीक्वेंस एफ एक्शन, जो एफ एक्शन सीक्वेंस है, डज नॉट कन्वर्ज टू एनी रियल नंबर। ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज टू, कन्वर्ज इन आर लिख लीजिए, कन्वर्ज इन आर, यानी किसी भी रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं कर रही। तो यदि किसी भी रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं कर रही है तो फिर इसका मतलब क्या है, फंक्शन की लिमिट सी पर मिलेगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यदि हमको ये दिखाना है कि फंक्शन की लिमिट, एक मिनट, तो यदि हमको ये दिखाना है कि फंक्शन की जो लिमिट है, यदि फंक्शन की लिमिट एल पर कन्वर्ज नहीं कर रही, तब हमको ये दिखाना होगा कि एक्शन तो सी पर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एफ एक्शन एल पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। और यदि हमको ये दिखाना है कि जो फंक्शन की लिमिट ही नहीं मिल रही है, तो फिर एक्शन सी पर तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन एफ एक्शन किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। मैंने आपको अच्छी तरीके से इसको भी समझा दिया। तो आई होप कि सीक्वेंशियल क्राइटेरियन और डाइवर्जेंस क्राइटेरियन ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन को मैंने ज्योमेट्रिकली भी अच्छे से समझा दिया है आपको। तो आई होप कि आपको ये आज की क्लास डेमो क्लास समझ में आई होगी, और ये आज हमारी लास्ट डेमो क्लास थी। तो आप लोग इन सभी डेमो क्लासेस को देखिए, है ना, 9 डेमो क्लासेस टोटल हो चुकी हैं। मैंने आप लोग को 9 डेमो क्लासेस दी हैं, आप इन सभी डेमो क्लासेस को देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, यदि आप लोग को मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं और आप लोग आगे भी कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं कैलकुलस का और लीनियर अलजेब्रा का, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी डेमो क्लासेस इसीलिए दे दी हैं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि 1-2 डेमो क्लासेस ही हुई हैं, हमको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं अभी कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने 9 डेमो क्लासेस आपको दे दी हैं, है ना? जिस तरीके से मैं डेमो क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पेड कोर्स भी मिलेगा, क्योंकि मैंने 9 डेमो क्लासेस आपको दी हैं। इसी तरीके से आपको पेड कोर्स में भी चीज़ें मिलेंगी। यदि आपको डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स यदि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे। 2 सब्जेक्ट तो आपके एकदम रिलैक्स रहेंगे इन सब्जेक्ट के लिए, कि आपको पता रहेगा हर चीज़ की क्या चीज़ पूछी जानी है आपके एग्जाम में, वो बिल्कुल आप क्लियर रहोगे। ठीक है? तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है ही आप लोग के पास। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इन 2 सब्जेक्ट का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है? इसके आगे जो भी क्लासेस होंगी वो पेड कोर्स में ही चलेंगी। ठीक है? थैंक यू।